और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। भारत चीन सीमा के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। भारत चीन सीमा मामले पर बैठक हुई। WMCC की बीजिंग में बैठक हुई और ये 26वीं बैठक है। LAC पर पीछे हटने के प्रस्ताव पर इस मीटिंग में, इस बैठक में चर्चा हुई। शांति और अमन की बहाली में सहायता पर रजामंदी बन गई है। जल्द ही बुलाई जाएगी वरिष्ठ कमांडरों की बैठक। इस बैठक के बाद ये खबर निकलकर सामने आई है। समझौतों के लिए उच्च स्तरीय बैठक हो रही है और जल्द ही वरिष्ठ कमांडरों की बैठक बुलाने की बात इस मीटिंग के बाद निकलकर सामने आई है। तो चीन मामलों पर यह बैठक हुई है। लगातार भारत और चीन सीमा पर विवाद की खबरें सामने आती रहती हैं। इस बीच भारत चीन सीमा मामलों पर बैठक की गई है और इस बैठक के हवाले से ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं दिल्ली का। हमारे साथ ही शैलेंद्र वांगू जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, इस बैठक में और क्या बातें निकलकर सामने आ पाई हैं? आज जो बैठक हुई है 26वीं बैठक है, पीछे हटने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई है, तफसील के साथ बताइएगा। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि ये बैठक इन पर्सन यानी कि बीजिंग में ये मुलाकात हुई है और जो आखिरी मुलाकात ऐसी हुई वो जुलाई 2019 में हुई थी। और ये मीटिंग जो आज हुई है इसमें भारत की तरफ से जॉइंट सेक्रेटरी थे और चाइना की तरफ से जो डेलीगेशन था उनके डीजी इसमें मौजूद थे। आपको बता दें, मैकेनिज्म ऐसा है जिसमें भारत और चीन के बीच में जो LAC है, इसके तनाव को लेकर ये मीटिंग्स पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है कि ये बैठकें जो है वो वर्चुअल हुआ करती थी। लेकिन अब क्योंकि हालात बेहतर हुए हैं कोविड के, तो ये इन पर्सन मीटिंग हुई है। इसमें अहम बात यह है कि जो डिसएंगेजमेंट प्रपोजल्स है उसको लेकर चर्चा हुई है और किस तरह से बायलैटरल रिलेशंस को, द्विपक्षीय संबंधों को रिस्टोर किया जाए, उन तमाम पहलुओं पर इस बैठक हुई है। और निकलकर ये सामने आया है कि जो अगले दौर की बैठक होगी सीनियर कमांडर्स की 18वें दौर की बैठक, वो जल्द कराने पर दोनों देशों के बीच में रजामंदी हुई है। और वहीं साथ ही साथ दोनों देशों के बीच में ये भी एग्री हुआ इस बात पे कि जो दोनों देशों के बीच में मिलिट्री और डिप्लोमेटिक यानी राजनयिक स्तर पर जो बातचीत है वो जारी रहेगी ताकि इन मुद्दों को हल किया जाए। आपको याद दिला दें कि 2020 में जो हुआ था, जो गलवान में हुआ था, और 2023 में जो तवांग की जो घटना सामने आई है, तो जाहिर तौर से उसके बाद लगातार दोनों देश संपर्क में बने हुए हैं। हालांकि बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी भी कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है, अभी भी वहां से एंगेजमेंट नहीं हुआ है। तो उन तमाम पहलुओं पर इस बैठक में चर्चा हुई है। माना जा रहा है कि ये कॉर्डियल लेवल पे ये मीटिंग हुई है और इसके बाद जब अगले दौर की बैठक होती है कोर कमांडर्स लेवल पे, उसमें कुछ नतीजे की उम्मीद की जा सकती है। बिल्कुल, वरिष्ठ अधिकारियों के बीच और वरिष्ठ कोर कमांडर्स के बीच मीटिंग होने की बात सामने आई है, तो क्या ये भी बात निकलकर सामने आ पाई है कि इसकी शुरुआत कब से होगी? शैलेंद्र, देखिए, हमने देखा है कि पिछले करीब 2-2.5 सालों के अंदर जो बैठकें हुई हैं सीनियर कमांडर्स की, 18वें दौर की बैठक अब होने की तैयारी है। तो इससे पहले 17 दौर की बैठक में कुछ कामयाबी हाथ मिली है, कुछ फ्रिक्शन एरिया से फोर्सेस को डिसएंगेज किया है। हालांकि अभी जो रास्ता है वो बहुत आसान नहीं होगा क्योंकि भी बहुत से ऐसे फ्रिक्शन एरियाज हैं जहां से चीन को पीछे हटना होगा। तो जाहिर तौर पर उसको लेकर माना जा रहा है कि आगे भी बातचीत जारी रहेगी। और ये साफ तौर पर भारत ये कह चुका है कि सीमा पर जब तक हालात सामान्य नहीं होंगे, पीसफुल नहीं होंगे, तब तक जो द्विपक्षीय संबंध है वो वापस पटरी पर नहीं लौटेंगे। और हमने ये भी देखा है कि भारत की तरफ से कई कदम उठाए गए थे पिछले दिनों में, फोर्सेज को डिप्लॉयमेंट करने के लिए भी भारत ने कदम उठाए हैं। लेकिन कहीं बातचीत का जो सिलसिला है वो बंद नहीं हुआ है, बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। और वही जो रिलीज जारी किया गया MEA की तरफ से, उसमें साफ कहा गया है कि जो दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय बातचीत हो रही है, चाहे वो मिलिट्री स्तर पर हो या डिप्लोमेटिक लेवल पे, वो बातचीत आगे भी जारी रहेगी। और माना जा रहा है कि जल्द ही आने वाले दिनों में जो कोर कमांडर्स की जो मीटिंग हो रही थी, जिसमें 17 दौर की बैठक हो चुकी है, 18वें दौर की बैठक अभी होना बाकी है, तो उससे कहीं ना कहीं बॉर्डर पर जो तनाव बना हुआ है उसको हल करने के लिए एक डायरेक्शन मिल सकती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो एक अहम खबर भारत चीन सीमा विवाद को लेकर और भारत चीन सरहद मामले से जुड़ी हुई ये बैठक हुई है और आपको बता दें कि ये बीजिंग में हुई है। और ये बैठक, जैसा कि शैलेंद्र बता रहे थे कि कोरोना के बाद से वर्चुअली बैठक होती थी, लेकिन कोरोना के बाद 2019 के बाद से ये पहली बार इन पर्सन यानी पर्सन टू पर्सन आमने सामने ये बैठक हुई है। वरिष्ठ कमांडरों की भी बैठक जल्द बुलाई जाएगी। इस बैठक के बाद ये खबर
निकलकर सामने आई है। और साथ ही आपको बता दें कि एक महत्वपूर्ण बात यह है कि एलएसी पर पीछे हटने के प्रस्ताव पर भी इस मीटिंग में, इस बैठक में चर्चा हुई है। अब हिमाचल प्रदेश की अहम खबरों का रुख करेंगे। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी सरकार के पहले बजट को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीएम ने कहा है कि बजट से हिमाचल की दिशा तय होगी, हिमाचल जल्द ही खुशहाल समृद्ध राज्य बनेगा। सीएम ने कहा कि बेशक हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, हम पर करोड़ों का कर्ज है, जिससे निपटकर अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में 4 साल लगेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 4 सालों तक विकास नहीं होगा। विकास होगा, विकास कार्यों में कोई कमी ना हो, इसके लिए नए निवेश भी होंगे। और 17 मार्च को जो बजट पेश होगा उसमें हिमाचल की दिशा तय होगी। सीएम ने ये बातें आज दिल्ली से मेघालय रवाना होने से पहले न्यूज 18 से खास बातचीत में कही। क्या कुछ उन्होंने इसके अलावा कहा, सुनिए। पहला बजट होगा, हिमाचल की जनता तोहफे की उम्मीद कर रही है, क्या मुख्य रहने वाली है इस बजट में आपकी? देखिए, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और हमने कई बार कहा है कि हम अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, कम से कम अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए 4 साल लगेंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि विकास में कोई कमी रहेगी। विकास को और तेज किया जाएगा, नई इन्वेस्टमेंट लाई जाएगी। इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार कार्य कर रही है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश एक खुशहाल और समृद्ध राज्य होगा, लेकिन हमें उसकी दिशा तय करना इस बजट में हम प्रयास करेंगे। HPSSC यानी हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को भंग करने के बाद अब इस मुद्दे पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने फैसले पर सवाल उठाए हैं, तो सीएम सुक्खू ने फैसले को सही और जरूरी बताया है। वहीं HPSSC के हमीरपुर स्थित दफ्तर पर ताला जड़ दिया गया है, जिसे वहां तैनात कर्मचारियों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें और कहां जाएं। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग यानी HPSSC के दफ्तर में सन्नाटा पसरा है। गेट पर ताला जड़कर पहरेदारी के लिए पुलिस वालों की तैनाती कर दी गई है। मंगलवार को ही सीएम ने पेपर लीक मामले की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद HPSSC को भंग करने का फैसला किया था। जो चयन आयोग हमीरपुर है उसे पूरी तरह से भंग कर दी गया है। फिलहाल इस वक्त जो कार्यालय है पूरी तरह से सुनसान पड़ा है। यहाँ पे कोई कर्मचारी अंदर नहीं है और सिर्फ पुलिस के पहरे में ही पूरा कार्यालय है। वहीं जो आज सुबह के समय जो कर्मचारी यहाँ पे आए थे, जो इनका टाइमिंग था, ऑफिस टाइमिंग है, उन्हें भी अंदर जाने नहीं दिया गया है, क्योंकि प्रदेश सरकार ने इसे पूरी तरह से भंग कर दिया और जो कर्मचारी है उनको भी किसी दूसरे विभागों में स्थानांतरित करने के लिए भी आदेश दिए गए। जो आदेश हैं वो भी कर्मचारियों की समझ से परे हैं, क्योंकि उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि वे कहां, वहां पे किस कार्यालय में शिफ्ट होंगे। सीएम सुक्खू ने जांच रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा था कि 3 साल के दरमियान हुए कई पेपर लीक में इस दफ्तर के ऊपर से नीचे तक के कई कर्मचारी शामिल थे, जिन्हें अब दूसरे विभागों में शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन शिफ्टिंग तक यहाँ तैनात करीब 64 कर्मचारी क्या करेंगे, ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा। 64 कर्मचारी कार्यरत हैं, वे यहाँ पे मौजूद हैं और उन्हें अभी अगले आदेशों का इंतजार है। फिलहाल अगले आदेश मिलने तक ये कर्मचारी भी पशुपेश में कि वह कहाँ जाएंगे, क्योंकि इनके लिए कोई और अन्य विभाग में कहाँ पे स्थानांतरण किया जाएगा ये भी तय नहीं हुआ है। हमीरपुर के एडीसी का कहना है कि दूसरे विभाग में शिफ्टिंग या तबादले से पहले ही दफ्तर के दरवाजे कर्मचारियों के लिए इसलिए बंद कर दिए गए ताकि यहाँ मौजूद रिकॉर्ड से कोई छेड़छाड़ ना की जा सके, क्योंकि पेपर लीक मामले की जांच अभी जारी है। पोस्ट कोड्स हैं जिसमें कि 4-5 हज़ार के करीब उनमें वैकेंसीज हैं, तो उन पे तो अभी क्योंकि विजिलेंस विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है, तो जैसे भी फ्यूचर में गवर्नमेंट के डायरेक्शंस होंगे उस हिसाब से उस पर होगा। सेकंड कैटेगरी हमारे पास ऐसे एग्जामिनेशंस हैं जो कि एडवर्टीजमेंट जिसमें हो चुकी है, लेकिन एग्जाम होना था या एग्जाम की डेट फाइनलाइज होनी थी, कई हो चुकी थी कई। वहीं बीजेपी ये सवाल पूछ रही है कि क्या HPSSC को भंग करने से पेपर लीक और रोजगार की समस्या का समाधान हो जाएगा। इस कमीशन को बंद करने के लिए जो उन्होंने कहा है, मुझे लगता है कि वो नियम के अनुसार ही किया होगा, लेकिन प्रश्न ये है कि आखिरकार बंद होने से समस्या का समाधान हो रहा है। बीजेपी के सवाल पर सीएम सुक्खू ने कहा कि HPSSC अपनी विश्वसनीयता इस कदर खो चुकी थी कि अब उसके जरिए होने वाले हर परीक्षा संदेह के दायरे में होते, लिहाजा उसे भंग करना ही सबसे अच्छा उपाय था।
जो पिछली सरकार की जिम्मेवारी थी जयराम सरकार की, वो इसको पूरी तरह से पाई। उन्होंने कोई कदम नहीं उठाए, लगातार ये स्तर और बढ़ता गया और माफिया लगातार हिमाचल प्रदेश में पेपर माफिया काम करता गया। वो पुलिस लीग तक नहीं, इस चयन बोर्ड में लगातार 3-4 साल से काम कर रहा था। आज मुझे बड़ी खुशी के साथ इस बात की कि मुख्यमंत्री ने साहस दिखाया। यानी सरकार का रुख साफ है कि एचपीएससी के भंग होने से चाहे जिसे जितनी परेशानी हो, अब पेपर लीक जैसे कांड से छात्रों के भविष्य की राह में परेशानी नहीं बनने देंगे। दिल्ली से शिवम प्रताप और हमीरपुर से जसबीर कुमार के साथ राजेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 शिमला। कांग्रेस नेता संजय सिंह चौहान ने कृषि सहकारी एवं ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है। कार्यालय पहुंचने पर बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। संजय सिंह चौहान ने कहा कि कृषि सहकारी एवं ग्रामीण विकास बैंक किसानों और महिलाओं के लिए उत्थान के लिए काम करेगा। प्रदेश सरकार भी ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के विकास के लिए काम कर रही है। हम बैंक की योजनाओं के जरिए महिलाओं और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का विकास करेंगे। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, जो कि हमारी प्रदेश की सरकार के मुखिया हैं और उनके आशीर्वाद में इस बैंक का चेयरमैन बना हूँ। आज पहला दिन है, आज मैंने कार्यभार संभाला है। जो एमडी साहब हैं उन्होंने कुछ मेरे को ब्रीफ किया है, उसके अनुसार आने वाले समय में हम बैंक को एक नई दिशा देंगे। खासकर जो महिलाएं, बेरोजगार युवा हैं और जो कृषक हैं, उनको ध्यान में रखते हुए बैंक को आगे बढ़ाएंगे। शिमला के लोअर कुप्टाधार में 22 साल के एक युवक ने खुदकुशी कर ली है। युवक ने पहले अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर बाय बाय शिमला लिखा और फिर फंदा लगाकर उससे झूल गया। युवक का नाम रोहित था। वो सिरमौर का रहने वाला था और शिमला में किराए के मकान में रहकर एमए की पढ़ाई कर रहा था। पुलिस के मुताबिक युवक पार्ट टाइम जॉब भी करता था, लेकिन उसके खुदकुशी के पीछे की वजह क्या है अब तक पता नहीं चल पाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। आज थाना सदर के क्षेत्र में लोअर कुफ्टाधार का ये मामला है। वहां पर एक युवक जिसका नाम रोहित है और जिसकी उम्र करीब 22 वर्ष है और जिला सिरमौर का वो रहने वाला है। वो बतौर किराएदार वहां रहता था। तो सुबह जो है सूचना हमें मिली है कि इस युवक ने जो है कमरा में अपने आप को लटका लिया है, जिस पर पुलिस मौका पर गई। मौका पर ये पाया गया कि ये युवक जो है बतौर किराएदार वहां रहता था और इसने जो अपने कमरे की कुंडी अंदर से बंद की थी और खुद को जो है एक जो निवारी बेल्ट है उसके सहायता से पंखे के हुक से अपने आप को इसने आत्महत्या करना प्रतीत हो रही है। हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती को लीगल किया जा सकता है, इस बात के संकेत दिए हैं सीपीएस सुंदर ठाकुर ने। सुंदर ठाकुर मनाली में हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान की तरफ से औषधीय पौधों की खेती के ट्रेनिंग कार्यक्रम का शुभारंभ करने पहुंचे थे, जिसमें लाहौल स्पीति, कुल्लू, कोटी और पुंजरली शिमला क्षेत्र के पंचायत प्रतिनिधियों, महिला और युवा मंडल के सदस्यों को औषधीय खेती करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस मौके पर सुंदर ठाकुर ने कहा कि सरकार राज्य में भांग की खेती को भी लीगल करने पर विचार कर रही है, जिसका औषधीय और औद्योगिक इस्तेमाल होगा। एक कार्यक्रम रखा है कि जो भी हमारे जो है समशीतोष्ण में मतलब जो क्षेत्र है जो कि टेम्परेट है 1500 एल्टीट्यूड से ऊपर जो जड़ी बूटियां हैं उसे कैसे उसकी खेती के लिए उसको लोगों को उसके लिए तैयार करना है और उन्हें जो उस खेती को किस तरह उन्हें जो ये जड़ी बूटियां हैं उन्हें प्रोत्साहन देते हुए उसके बाद उसके मार्केटिंग को लेकर भी है, उसे कैसे एक्सपोर्ट किया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि जो औषधीय पौधे, अब जैसे इन्होंने बताया कि 300-400 औषधीय पौधे हैं जिनमें 7-8 की यहाँ पे हमारे क्षेत्र में जो है खेती की जा सकती है। जो हमारे जिसे उन्नत किसान कहा जाए तो वो लोग यहाँ पे लाहौल से, शिमला से, कुल्लू से यहाँ पे हैं। तो मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छी कार्यशाला है।
मंडी में चल रहे शिवरात्रि महोत्सव में आज मध्य जलेब यानी दूसरी शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर शामिल हुए। राजा राज माधव मंदिर से पड्डल मैदान तक निकाली गई जलेब में हजारों लोग शामिल हुए। कई देवताओं को भी इस जलेब में मंदिर से पड्डल मैदान तक लाया गया था और 29 तारीख हुए महोत्सव का समापन 25 तारीख को होगा। आज की जलेब में शामिल हुए सीपीएस सुंदर ठाकुर ने कहा कि जिस कोरोना के चलते 2 साल तक महोत्सव नहीं हो सका, वैसी त्रासदी फिर कभी ना आए। उन्हें महोत्सव में साबरी ब्रदर्स के परफॉर्मेंस पर सवाल उठाने वालों को कहा कि ऐसे आयोजनों जो आयोजन करते हैं को लेकर ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। देखिए, ऐसा है आप हर बात को मुद्दा बनाते रहेंगे। जब गाना कोई गा रहा है तो मेरे ख्याल से हर बात को मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। फिर तो ऐसा है कि कोई पिक्चर में फिल्म फ्रेम में कोई फिल्म की फ़ोटो ही आ जाए तो आप उसी को मुद्दा बनाना शुरू कर दें। ये संकीर्ण मानसिकता है। ऐसे में हम इन देवी देवताओं के पास यही गुजारिश करेंगे या प्रार्थना करेंगे कि जो एक पिछला दौर हमने देखा है, बेशक वो कोरोना का दौर था, बेशक वो एक बहुत बड़े जो महामारी का हमने दौर देखा है, ऐसा दौर कभी इस जो है हमारे विश्व में कभी ना आए। मंडी के अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में साबरी ब्रदर्स की परफॉर्मेंस पर बवाल बढ़ता जा रहा है। विरोध की आग हमीरपुर तक पहुंच गई। हमीरपुर में हिंदू जागरण मंच के लोग इसी से मिलकर ये मांग की है कि धार्मिक आयोजनों में ऐसे कलाकारों को शामिल नहीं किया जाएगा। हिंदू जागरण मंच ने डीसी को सीएम के नाम का ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें ये मांग की गई कि कुछ दिन बाद सुजानपुर में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय होली मेले में ऐसे किसी भी कलाकार को ना बुलाया जाए, बल्कि स्थानीय कलाकारों को ही परफॉर्म करने का मौका मिले, जो हिमाचल की देव संस्कृति की समझ रखते हैं। हम ये मांग करते हैं कि मेले चूंकि सनातन संस्कृति का हिस्सा है, इसमें देव संस्कृति और देव परंपराओं के प्रोत्साहन के लिए ये आयोजित होते हैं, जिसमें किसी अन्य धर्म का कोई नहीं है। तो वहाँ ऐसे कलाकारों को बुलाया जाए, ऐसे गायकों को बुलाया जाए जो देव संस्कृति को समझते हों, उसकी जानकारी रखते हों और हम उस संस्कृति को प्रोत्साहित करें। हमारे ध्यान में ये आया है कि जो हिमाचल के कलाकार हैं उनको तो 2000-4000 रुपये दिया जाता है, लेकिन हमारी गाढ़ी कमाई का लाखों रुपया ऐसे बाहरी कलाकारों के ऊपर लुटाया जाता है जो हमारी देव संस्कृति का हिस्सा नहीं है। ऊना के किसान यूसुफ खान के द्वारा एक खबर है, उसको हम आपको अब से कुछ देर बाद बताएंगे। एक और खबर इस वक्त आ गई है जिसका जिक्र करना जरूरी है। खबर है किन्नौर से, जहां के भावानगर इलाके में सुंगरा गांव में एक 2 मंजिला बिल्डिंग में आग लग गई। मकान लकड़ी से बना था, तो देखते ही देखते ये मकान राख हो गया। हादसे में एक बच्ची सहित 2 लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं। गनीमत ये रही कि फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को आगे फैलने से पहले ही बुझा दिया, क्योंकि वहां कई और लकड़ी के घर थे। तहसीलदार ने आग से 25 लाख रुपए के नुकसान की बात कही है। पीड़ित परिवार को फौरी राहत के लिए 24,000 रुपए की मदद और जरूरी सामान उपलब्ध कराए गए हैं। ऊना के किसान यूसुफ खान बड़े बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले छात्रों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। पंजाब और हिमाचल के यूनिवर्सिटीज के कई छात्र इन दिनों ऊना के नंगल सलांगड़ी में यूसुफ खान के फार्म हाउस पर पहुंचे हैं, जहां वो मशरूम की खेती और हाइड्रोपोनिक टेक्निक की ट्रेनिंग ले रहे हैं। यूनुस खान नई तकनीक से खेती के लिए विख्यात हैं, यानी मशहूर हैं। उन्होंने खेती में कई सफल प्रयोग किए हैं, जिन्हें जानने और समझने के लिए एग्रीकल्चर की पढ़ाई करने वाले छात्र यहां पहुंचे हैं। मंडी के अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में देवताओं का मेला लगा हुआ है। मेले में 200 के करीब देवता अपने स्थान से चलकर यहाँ आए हैं। इनमें एक देवता ऐसे भी हैं जो सच्चे मन से 1.25 किलो अनाज और लोहे का चढ़ावा चढ़ाने वाले भक्तों की मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। देखिए रिपोर्ट।
तुंगासीगढ़ के गणपति देवता मगरू महादेव, बड़े देव कमरू नाग और बल की माता आदित्य शक्ति राधा सहित देवताओं के इस मेले में अब तक 190 से ज्यादा देवी देवता पहुंच चुके हैं। कुछ देवता मंडी के स्थानीय मंदिरों में विराजित हैं, जबकि ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव स्थल पड्डल मैदान में ही ठहरे हुए हैं, जहां सेवक देवताओं की सेवा में जुटे हैं तो भक्त और साधक उनके दर्शन कर आशीर्वाद पाने को उमड़ रहे हैं। जो अपनी श्रद्धा के अनुसार चढ़ावे भी चढ़ा रहे हैं, मगर यहां विराजित एक देवता का चढ़ावा सबसे अलग होता है, जिनका नाम है श्री देव खेहड़ी नागड़ू। इनका मूल स्थान है मंडी जिले के ही द्रंग का उत्तर साल। मान्यता है कि श्री देव खेहड़ी नागड़ू सिर्फ 1.25 किलो अनाज और लोहे के चढ़ावे से ही प्रसन्न होते हैं, और जो भी भक्त सच्चे मन और विश्वास के साथ उन्हें चढ़ावा चढ़ाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इनको जो है मानो शेषनाग के रूप से माना गया है। ये प्रभु श्री बुढ़ानू के जल झील से उनकी उत्पत्ति हुई है। इनको जो है श्रद्धालु मतलब जैसे आपने कोई तमन्ना को पूरी करने के लिए अनाज 1.25 किलो अनाज को और काला सोना जो है इससे उधार किया जाता है। प्रभु को अगर साक्षात रूप में देखने के लिए जो है सद्भाव से अगर भक्त प्रेरित करते हैं तो प्रभु दर्शन भी देते हैं। मंडी में देवता मेले की ये परंपरा सदियों पुरानी है, जहां महाशिवरात्रि पर आसपास के सभी देवी देवता मंडी शहर के राजा राज माधव राय मंदिर में विराजित भगवान से मिलने आते हैं और 7 दिनों तक चलने वाले महाशिवरात्रि महोत्सव तक यहीं रुकते हैं। इस बार महाशिवरात्रि उत्सव 19 फरवरी से शुरू हुआ है, जो 25 फरवरी तक चलेगा। देवता मेले में शामिल होने के लिए यहाँ आसपास के कुल 216 देवता हर साल आते हैं, जिनमें से कुछ अभी तक नहीं पहुंचे हैं। अभी ऐसे 216 देवी देवता हमारे पंजीकृत हैं। उनकी जो मंडी में हमारे 192 या 90 के करीब आते हैं, और मुझे उम्मीद है कि 10 देवता और आने हैं, और कल तक वो सारे देवता यहाँ पहुँच जाएंगे। कि कुछ एक देवता अभी पीछे है, वो चले रहे हैं। उनका कुछ अपना जो शुरू से प्रयास काल से उनका अपना आयोजन होता है, वो 3 दिन ही पहुँचते हैं। आज शाम तक पहुँचेंगे या कल तक पहुँच जाएंगे। देवताओं भक्त मेले में उनके मंदिरों से देव रथ पर लेकर यहाँ तक आते हैं, और जब तक देवता यहाँ विराजित रहते हैं, वो उन्हें नृत्य संगीत के जरिए प्रसन्न रखने में जुटे रहते हैं। देवताओं का ऐसा मेला दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलता। वीरेंद्र भारद्वाज, न्यूज़ 18, मंडी।